हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मोटिवेशन टॉपिक किया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मोटिवेशन पर मैंने आपको मैस्लो का आवश्यकता प्रतिमान और हर्ट्ज़बर्ग का द्विघटकीय प्रतिमान का भी डिस्कस किया था। यूपीएससी में इन्हीं दो टॉपिक पर ज़्यादातर क्वेश्चन आया है। कभी कभी दोनों पर रिलेटिव क्वेश्चन ही बनता है। ज़्यादातर देखो यूपीएससी में हर्ट्ज़बर्ग पर क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। हर्ट्ज़बर्ग पर 2-3 बार अलग से पूछा गया क्वेश्चन, और उसके बाद फिर एक बार आया था प्रेरण के विभिन्न सिद्धांत क्या है और प्रेरण के क्षेत्र में मैस्लो और हर्ट्ज़बर्ग के क्या योगदान है। इस तरह से भी क्वेश्चन आया है। तो पिछले क्लास में मैं एक बार रिव्यू कर दूं कि हमने आपको शुरू किया था प्रेरण। प्रेरण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार है, समझ रहे हैं। फ्रांसिस लिकट इसे प्रबंध का हृदय कहते हैं। प्रेरण का अंग्रेजी मोटिवेशन होता है, जो लैटिन शब्द मोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। प्रशासन में या प्रबंध में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं जिसमें किसी आवश्यकता के पूर्ति के लिए या लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति के अंदर व्यवहार सक्रिय होता है, ऊर्जावान होता है, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ निर्देशित होता है। क्लियर है। तो प्रेरण एक बृहत अवधारणा है। जितने भी आवश्यकता हुआ, आकांक्षा हुआ, अभिलाषा हुआ, इच्छा हुआ, सबका या उस प्रकार के जितने ताकत जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं और लक्ष्य निर्देशित सक्रियता के लक्ष्य की ओर सक्रिय बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरण कहते हैं। तो अभिप्रेरण हमेशा किसी आवश्यकता या पर्याप्तता या लक्ष्य प्राप्ति की आकांक्षा इत्यादि के कारण उत्पन्न होता है और व्यवहार को लक्ष्य की ओर क्या करता है? सक्रिय और दिशा निर्देशित करता है। जो मैंने भी डायग्राम बनाया है, अभिप्रेरण इच्छा शक्ति जागृत करता है, व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य निर्देशित सक्रियता, क्रियाकलाप, लक्ष्य प्राप्ति, संतुष्टि, क्रम में अन्य इच्छा का परवलीकरण। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। एक इच्छा पूरा हुआ नहीं कि दूसरा इच्छा शुरू हो गया, दूसरा इच्छा पूरा हुआ नहीं कि तीसरी इच्छा। इसी प्रकार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकताओं के पीछे, इच्छा के पीछे भागते रहता है। मैंने आपको बताया था इच्छा और आवश्यकता में कि उन्हीं इच्छा को हम आवश्यकता कहते हैं जिसे पूरा करने की क्षमता हमारे पास है। यानी जिन इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं वह आवश्यकता बन जाता है। ये प्रेरण जो है प्रशासन का हृदय इस मायने में कहा जाता है क्योंकि ये व्यवहार को सक्रिय करता है, व्यवहार को ऊर्जावान बनाता है, व्यवहार को लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। अगर ये प्रेरण नहीं होगा तो ना तो नेतृत्व होगा, ना संचार होगा, ना निर्णय प्रक्रिया होगा, ना संगठन होगा। तो प्रेरण का रहना बहुत जरूरी है। जैसे जीवन में आप देखते हो, जीवन में अगर उत्साह नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, तो फिर जीवन निरर्थक टाइप का हो जाता है। उसी प्रकार संगठन में अगर कर्मचारी का अगर प्रेरण लो है या नहीं है तो फिर संगठन कमजोर पड़ जाता है, घाराशायी होता है। आप ये कह लो कि कमजोर या कम अभिप्रेरित जो कर्मचारी होते हैं वह बड़े से बड़े संगठन को भी क्या कर सकते हैं? गड़बड़ा सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्रेरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपकी निराशा को दूर करता है, आप में ऊर्जा का संचार करता है, आप में नवीनता का संचार करता है, आप में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ाता है, आपको कार्य पर बने रहने का प्रेरित करता है, विभिन्न प्रकार का जोखिम झेलने का क्षमता प्रदान करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि यह जो है वर्चुअली आपको विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आपको विभिन्न प्रकार की संतुष्टि प्रदान करता है। अभिप्रेरण के दो प्रकार होते हैं। अभिप्रेरक बोलोगे कि मौद्रिक और गैर भौतिक। और गैर भौतिक, भौतिक में आ जाता है जो पैसा जो नजर आ रहा, और मनोविज्ञान गैर भौतिक या मनोवैज्ञानिक बोलो जो नजर में आता है। तो भौतिक को भी हम लोग दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक हुआ मौद्रिक, एक हुआ गैर मौद्रिक। जो पैसा कौड़ी के रूप में हुआ वो मौद्रिक हुआ, और जो कार्यदशा के रूप में, कार्मिक लाभ के रूप में हुआ वह क्या हुआ? गैर मौद्रिक हुआ। क्लियर। और मनोवैज्ञानिक में क्या होता है? गैर भौतिक में उसमें हम लोग प्रशंसा हुआ, पहचान हुआ,
उपलब्धि हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो दोनों सब मिलकर संगठन में काम करते हैं। और पुरस्कार जो है ना, रुपया जिसको मनी कहते हैं, वो सबसे बड़ा ही प्रेरक है। ऐसे दंड का भय भी प्रेरण का कारण होता है, और पुरस्कार का आकर्षण भी प्रेरण का कारक होता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। यहाँ तक तो मैंने आपको बतलाया था। प्राय देखोगे अभिप्रेरण और मनोबल ये शब्द समानार्थक प्रयुक्त होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। अभिप्रेरण किसको कहते हैं और मनोबल किसको कहते हैं। मनोबल हम लोग का सिलेबस में टॉपिक है, लेकिन इस पर अभी तक बीपीएससी में कभी क्वेश्चन नहीं आया, और यूपीएससी में भी इस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। मनोबल को अंग्रेजी में कहते हैं मोरल। वेयर देयर इज मोरल देयर इज ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ मनोबल है वहीं संगठन है, जहाँ मनोबल नहीं वहाँ संगठन नहीं। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो कि अलेक्जेंडर समझ रहे हैं, विश्व जिसे कहते हैं सिकंदर, जो विश्व विजय की कामना पर निकला था, वह किस कारण इतना दूर तक पहुंचा और किस कारण आगे यात्रा न कर पाया। तो अपने सैनिकों के कारण, उनके मनोबल के कारण यहाँ तक पहुंचा। लेकिन लगातार युद्ध लड़ते लड़ते और घर से अलग रहते रहते उसके सैनिक थक गए थे, उनके मनोबल गिर गया था, वे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। थक हार कर क्या हुआ, अलेक्जेंडर सिकंदर को भी अपनी यात्रा या अपना विजय अभियान रोकना पड़ा। तो ये प्रेरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये कहते हैं मनोबल। तो मनोबल किसको कहते हैं? तो मनोबल का मतलब होता है आत्मबल। आत्मबल का मतलब ये आपकी अपनी परिसंपत्ति है, जो आपको क्या करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है, लक्ष्य प्राप्ति के बने रहने के मतलब इच्छा प्रदान करता है। अभिप्रेरण और अभिवृत्ति दोनों को जोड़ देंगे तो मनोबल बन जाएगा। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, और अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, मना स्थिति में अस्थायी रूप से बना रहना। यदि किसी व्यक्ति के मना स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा अस्थायी रूप से बना हुआ है तो उसको मनोबल कहते हैं। तो मनोबल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ना एक दिन में बनता है ना एक दिन में बिगड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी काम पे लगातार बने रहे, हमेशा सफल हो, तो इसके लिए ये प्रेरण से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए आपको ये मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। अगर मनोबल बढ़ गया तो फिर आप प्रबंधन का सब काम पूरा हो गया, क्योंकि फिर कर्मचारी अपना काम स्वयं कर लेगा, फिर आपको पीछे लगने की जरूरत नहीं है। आप देखते हो विश्व में कई क्रिकेट टीम है, जैसे देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम या फिर साउथ अफ्रीका का क्रिकेट टीम मनोबल के दृष्टि से नंबर 1 है। अरे लोग लास्ट तक स्ट्राइव करते हैं, पूरा ताकत लगाए थे जीतने के लिए। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन मनोबल ऊंचा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मनोबल बहुत इम्पोर्टेंट। तो कई दफा सुनकर आपको हैरानी होगा कि पुलिस के घर में ही चोर चोरी कर लेता है। चोर का मनोबल देखिए, एकदम पुलिस को भी नहीं परवाह करता, उसको पुलिस का ही भय नहीं, पुलिस के घर में चोरी कर लेता है। कई दफा आप देखोगे ये हरसली क्या होता है कि आतंकवादी लोग दो, नक्सलवाद लोग को देखो, मतलब कितना जोखिम लेते हैं, उनका मनोबल कितना ऊंचा हो जाता है। कई दफा देखने को मिलता है, जो टेंशन का कारण भी होता है। कारण क्या है कि वो बहुत सारे कारण जो है मनोबल को बनाते और बिगाड़ते हैं। जैसा कहते हैं ना, मनोबल एक दिन में न बनता है न बिगड़ता है। ये बनने या लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा अगर आप में अस्थायी रूप से बना हुआ है, समझ तो आपका मनोबल ऊंचा होने जाएगा। क्लियर है? तो मनोबल का संबंध नैतिकता से भी है। अगर नैतिक मूल्य ऊंचा रहेगा तो मनोबल ऊंचा होना चाहिए, और नैतिक मूल्य अगर कमजोर हो गया तो मनोबल भी नीचा हो जाता है। मनोबल का अभिप्रेरण से भी ताल्लुकात है। अभिप्रेरण के साथ अभिवृत्ति जो होता है तभी मनोबल बनता है। अभिप्रेरण किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बना और खत्म हो गया, लेकिन अभिप्रेरण अस्थायी रूप से बना रहता है और वह लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही बना रहता है। खबर है? अभिप्रेरण मन का अवस्था है, ये क्या कहते हैं, मनोबल मन का अवस्था है जो अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है। और अभिप्रेरण एक ऊर्जा के भांति है, एनर्जी के भांति है, तुरंत हुआ तुरंत समाप्त हो जाता है। खबर है? तो अगर आप चाहते हैं कि अभिप्रेरण जो होता है वह बहुत ज्यादा घटकों से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मनोबल बहुत सारे घटकों से प्रभावित होता है और सीधा से मतलब लंबे अवधि तक बना रहता है। खबर है? मनोबल दुरह कार्य
जो साध कार्य है ना एक कारण से बनता है ना एक कारण से बिगड़ता है। उसको बनने में भी टाइम लगता है और बिगड़ने में भी खत्म होता है टाइम लगता है। क्लियर जैसे बोलते हैं ना कि कई फिल्मों का मेरे को डायलॉग याद आता है कि चाकू चलाने के लिए कलाई की नहीं कलेजे की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप में वो मनोबल होगा तभी आप चाकू चला पाएंगे। हाथ में चाकू दे देने से आप चला लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे? जिस कहा था ना अलेक्जेंडर मतलब नेपोलियन का कहना था कि युद्ध की भूमि में सैनिकों का जो मनोबल होता है ना वो सफलता का 3/4 हिस्सा होता है और 1/4 हिस्सा ही सैनिकों की संख्या या फिर आप कह सकते हो सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण होता है। एक कारण देखा होगा कि बाबर के पास 25,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास लाख सैनिक थे। इसके बावजूद भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनोबल कर्मचारी का कैसा है। और आप देख रहे हो इसी पर वर्कआउट हो रहा है। और पिछले दिनों अगर आप टीवी देखते होगे कोविड-19 का प्रकरण देख रहे होगे, अभी देश में घट रहे घटनाओं पर नजर होगी तो आप देख रहे होगे देश के प्रधानमंत्री और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय किस प्रकार जो कोरोना वॉरियर है उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए किस तरह से प्रयास हो रहा है। पिछले दिन दीप जलाया गया था, फिर जो थाली बजाया गया था, फिर अभी उनका सम्मान देने की बात हो रही है। तो ये सब क्या है? कोरोना वॉरियर के लिए जो जोखिम परिस्थिति में विषम परिस्थिति में काम कर रहे हैं, अपना परिवार अपना हित सबका परित्याग करके देश की सेवा में लगे हुए, तो उनका मनोबल ऊंचा रहे इसके लिए हम लोग का भी कुछ प्रयास बनता है कि हम लोग उसमें सहयोग करें। हम उनके कार्य में अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग ना दे तो हमें बाधा उत्पन्न ना करें, हम उनके हौसला अफजाई करें, हम उन्हें जहाँ देखे सम्मान करें वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनोबल का सीधा संबंध उत्पादकता से। अगर मनोबल ठीक ठाक है तो उत्पादकता भी ठीक रहेगा। लेकिन एक बार मैं बतला दूं, केवल उत्पादकता मनोबल पर ही निर्भर नहीं करता है बल्कि पर्यवेक्षण के तकनीक, प्रबंधन के साधन और भी बहुत सारे घटक पर निर्भर करते हैं। लेकिन एक तौर पर निष्पादन का ताल्लुका तो मतलब प्रभावकारिता का ताल्लुका मनोबल से तो है ही कि अगर मनोबल ऊंचा रहेगा और सब चीज ठीक ठाक रहा तो उत्पादकता महत्तम हो सकता है। क्लियर है? और लेकिन एक बात फिर भी याद रखिए कि मनोबल न एक कारणों से बनता है न एक कारणों से बिगड़ता है। मनोबल बिगड़ने में भी बहुत सारे कारण होते हैं। क्या क्या कारक है जिसको हम ध्यान में रखें जिससे मनोबल ऊंचा हो सकता है? तो आप कह सकते हैं मनोबल ऊंचा होने के लिए संगठन का नीति बेहतर होकर, कार्मिक नीति अच्छा होना चाहिए, कर्मचारी के हक में होना चाहिए। ये आप देखो कि संगठन का जो कार्य व्यवहार खुली और पारदर्शी होना चाहिए। समझ रहे? प्रबंध जो है सब वह नेतृत्वकारी भूमिका निभाए, कप्तान की भूमिका निभाए, संचार द्विमुखी हो, फिर जो देश प्रेम हुआ चाहे राष्ट्रीयता हुआ इसका जो भावना को बेहतर ढंग से प्रसारित किया जाए। समझ रहे हैं? उनके काम की प्रशंसा और रिकॉग्निशन हो। समझ रहे हैं? उन्हें उनके परिवार उसके सभी जनों की रक्षा हो, उसकी गारंटी हो। समझ रहे? तो इससे क्या होता है? मनोबल। तो पिछले दिनों भारत में देखते हुए सैनिकों का मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए भारत सरकार बहुत सारा काम की। जैसे वेतन आयोग से वेतन रिकमेंडेशन हुआ, पेंशन सब जगह खत्म हो गया, आर्मी में भी पेंशन बना हुआ है। फिर आप देखते हो कि जनरल आदमी का जो जनरल कर्मचारी का वेतन सिविल सर्वेंट का और आर्मी का वेतन में फर्क है। आर्मी का 1.5 गुना वेतन मिलता है सिविल सर्वेंट से। इसके अलावा आप देखते हो 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया। मरने के अगर कोई सैनिक युद्ध करते समय मर जाता है तो उसको कितना पैसा देना है, सम्मान देना है, पुरस्कार देने की बात की गई है। कितना सारा वीरता पुरस्कार और वीर चक्र है, अशोक चक्र है वगैरह वगैरह सब सैनिक सेना के निष्पादन के लिए बने थे। सब किस लिए है? मनोबल के लिए। सेना का मनोबल ऊंचा रहे ताकि वह बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। क्लियर है? तो मैंने बताया कि मनोबल एक कारण से न बनता है न बिगड़ता है। बनने में भी समय लगता है और बिगड़ने में भी समय लगता है। क्लियर? फिर मैं अपने टॉपिक पर लौट आऊँ। हम लोग पिछले क्लास में मैस्लो हर्ज़बर्ग प्रतिमान किए थे। मैस्लो के बारे में बताया था कि मैस्लो
अपूर्ण आवश्यकता को अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी मानता है। और इसके लिए उसने क्या कहा, मनुष्य के तमाम आवश्यकताओं को पहचान करके उसके 5 वर्गों में बांट दिया और उसे सोपान श्रृंखला में दर्शाया, बढ़ते क्रम में दर्शाया, जिसे आवश्यकता सोपान प्रतिमान कहते हैं। समझ रहे, जिसके सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता है, उसके बाद सुरक्षा आवश्यकता है, फिर सामाजिक आवश्यकता है, फिर प्रतिष्ठा आवश्यकता है और अंत में स्वयथार्थीकरण की आवश्यकता है। मनुष्य सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता पूरा करता है, इसे पूरा होने के बाद सुरक्षा आवश्यकता की तरफ जाता है, इसी प्रकार वो अंत में स्वयथार्थीकरण की आवश्यकता की तरफ जाता है। एक समय एक ही कारण या एक ही आवश्यकता अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है और आवश्यकता क्रम सोपान ऐसे होता है। ये जनरली बोला गया। क्लियर है। यह प्रतिमान प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश देता है कि प्रबंधक अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता की पहचान करें और उनको वैसा ही पैकेज देकर अभिप्रेरित करने का प्रयास करें। ठीक है। दूसरा जो प्रतिमान है, इसको 2 फैक्टर मॉडल कहते हैं, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं। जिसको फ्रेडरिक हर्जबर्ग 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर का साक्षात्कार लेने के बाद डेवलप किया और उसने उनसे जानना चाहा कि अपने कार्यात्मक जीवन में सबसे अधिक संतुष्टि कब पाया और सबसे कम असंतुष्टि कब पाया। जो असंतुष्टि के घटक थे, जो प्रभावित करने वाले घटक, और जो संतुष्टि को प्रभावित करने वाले घटक थे, उन दोनों में उसने अंतर पाया और दोनों का नाम अलग अलग दिया। और संतुष्टि के घटक को उसने हाइजीन फैक्टर कहा और संतुष्टि के घटक को उसने अभिप्रेरक घटक कहा। और हाइजीन घटक जो होता है, जो आरोग्य कारक हुआ, वो कार्य का भाग नहीं होता है, कार्य को प्रभावित करता है। समझ, उसका संबंध असंतुष्टि से है। अगर संगठन में आरोग्य कारक बेहतर ढंग से उपलब्ध है तो कर्मचारी कम असंतुष्ट रहेंगे, और अगर मतलब नहीं है, अनुपलब्ध है, तो कर्मचारी बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहेंगे। इसके विपरीत अभिप्रेरक कारक कार्य का भाग होता है, वह कार्य से जुड़ा हुआ होता है प्रत्यक्ष रूप से, और यह संतुष्टि कारक है। यानी इनकी उपस्थिति कर्मचारी को अधिक संतुष्टि रखता है और अनुपस्थिति कम संतुष्टि रखता है, लेकिन इसका ताल्लुकात हमेशा संतुष्टि से ही है। तो ये दोनों घटक एक असंतुष्टि को दूर करता है और पृष्ठभूमि बनाता है, और दूसरा संतुष्टि बढ़ाकर आगे बढ़ाता है। कि संगठन में अगर आप प्रबंधक हो तो आप पहचान करो कि आपका जो कर्मचारी है किससे प्रभावित है, आरोग्य कारक से प्रभावित है या प्रेरक कारक से प्रभावित है, और जो जिससे प्रभावित होता उसको वैसा पैकेज दो। या फिर आप ये पहचान करो कि वर्चुअली जब भी कोई पैकेज दो तो उसमें केवल आरोग्य कारक अकेले ना हो, आरोग्य कारक भी हो, अभिप्रेरक कारक भी हो, क्योंकि दोनों मिलकर ही संगठन में कर्मचारी को बेहतर ढंग से अभिप्रेरित करेगा। एक असंतुष्टि को दूर करेगा, दूसरा संतुष्टि को बढ़ाएगा, एक पृष्ठभूमि बनाएगा, दूसरा कार्य को प्रभावित करेगा, और इस प्रकार संगठन काम करेगा। तो इस प्रकार आरोग्य कारक का काम क्या है, एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है, और अभिप्रेरक कारक का काम क्या है, कार्य को प्रभावित करना और निष्पादन को बढ़ाना है। क्लियर है। ये दोनों प्रतिमानों पर जनरली हमेशा डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है कि दोनों क्या मतलब है, दोनों में क्या संबंध है। तो आप बतला सकते हो कि दोनों वर्चुअली व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित है। मैस्लो का आवश्यकता सोपान पहले आया, हर्जबर्ग का द्विघटकीय प्रतिमान बाद में आया। मैस्लो की आवश्यकता प्रतिमान से ही प्रभावित होकर द्विघटकीय प्रतिमान विकसित हुआ है। क्लियर है। और दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों एक ही दिशा के दो प्रयास है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि ये होता है अप्रोच दोनों का अलग अलग होता है। एक का अप्रोच है अपूर्ण आवश्यकता अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा का है कि अभिप्रेरक कारक जो कार्य से संबंधित भाग होता है वो अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी है, और जो कार्य के साथ जो जुड़ा हुआ है जिसको आरोग्य कारक कहते हैं वो अभिप्रेरण का पृष्ठभूमि बनाता है। एक पृष्ठभूमि बनाता है और एक अभिप्रेरित करता है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर वर्चुअली दोनों में अंतर है। क्लियर है कि इसमें हुआ उच्च मतलब कह सकते हो कि इसमें हुआ कोई भी आवश्यकता अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी है, और इसमें केवल अभिप्रेरक कारक जो होगा वही अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी है, और बाकी जो पहला वाला कारक है वह केवल
पृष्ठभूमि निर्माण से संबंधित है। तो आप जैसे मैनेजर हो तो आप पहले पृष्ठभूमि बना दो, उसके बाद अभिप्रेरित करने का प्रयास करो, तब काम होगा। बिना पृष्ठभूमि बनाए हुए अगर काम करोगे काम नहीं करोगे। तो दोनों में हमेशा, जैसे मैंने देखो ये मैंने बताया, अगर किसी परिस्थिति में हम आरोग्य मतलब हर्जबर्ग को जान ले और मैस्लो को जान ले, मैस्लो की आवश्यकता को जान ले, तो सरलता से समझ सकते हैं कि हर्जबर्ग का कौन सा घटक उसे सेटिस्फाई कर सकता है। और यदि किसी परिस्थिति में हम हर्जबर्ग के घटक को जान ले तो ये भी समझ सकते हैं कि उसके पीछे मैस्लो का कौन सा आवश्यकता काम कर रहा है। यानी कि मैस्लो से हर्जबर्ग और हर्जबर्ग से मैस्लो दोनों तक पहुंचा जा सकता है। जैसे सपोज करो एक आदमी बहुत ज्यादा मतलब इंश्योरेंस बीमा स्कीम खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है, उसे सुरक्षा संबंधी समस्या है। क्लियर है। एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, मान लो मोटा मोटी कर लो, तो आत्महत्या करने का कारण क्या हो सकता है, तो सामाजिक होगा या फिर प्रतिष्ठा होगा, समाज से बिल्कुल कट छड़िया होगा और अपनी बात नहीं रख पा रहा है, अपनी भावना को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इस कारण अवसाद में आकर वह उस तरह से घटना कर बैठता है। समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप पहचान करो और फिर वैसा ही पैकेज प्रोवाइड करो। तो ऐसे शारीरिक आवश्यकता मनुष्य का है, उसको हम आरोग्य कारक से पूर्ण करेंगे कि प्रेरक कारक से, तो निश्चित रूप से वह आरोग्य कारक से कार्य का भाग है। दूसरा सुरक्षा कारक, सुरक्षा कारक भी होता है, वह भी आरोग्य कारक से ही, क्योंकि उसको हम हाइजीन फैक्टर में रखे थे पिछले क्लास में। फिर पर्यवेक्षण हुआ, संगठन की नीति हुआ, हमारे प्रतिष्ठा हुआ वगैरह, एक इसमें हो गया आरोग्य कारक से ही प्रभावित होता है। प्रतिष्ठा को हमने दो वर्गों में बांट दिया था, कल उसमें बताया था। एक प्रतिष्ठा आपको पर्यावरण से मिल रहा है और एक प्रतिष्ठा आपको अपने कर्मों से मिल रहा है। जो आपको अपने कर्मों से मिल रहा है वह इधर हो गया, जो पर्यावरण से मिल रहा है वो उधर हो गया। तो प्रतिष्ठा को आधा मतलब 3.5, पहला दूसरा तीसरा और चौथा का बहुत बड़ा भाग हाइजीन फैक्टर से प्रभावित होता है। फिर चौथा का कुछ हिस्सा और पांचवा पूरी तरह ही प्रेरक से प्रभावित होता है। यानी स्व यथार्थीकरण अगर किसी की है तो उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, प्रेरित करके ही प्रभावित कर। आपको अपने सपनों को साकार करना है, अपने आप को मतलब अपनी वास्तविकता को, अपनी संभावनाओं को साकार करना है, तो वो आप प्रेरित होकर कर सकते हो। वो आरोग्य कारक से प्रभावित होकर नहीं करता है, प्रेरक कारक से प्रभावित होकर करता है। तो ये मोटिवेशन के 3.5 इधर और आधा इधर वर्चुअली इस तरह से निकलता है। ये दोनों प्रतिमान एक ही दिशा में मैंने बतलाया, लेकिन दोनों फर्क है। जैसे मैंने मैस्लो क्या बोला कि अंतर बतलाते हैं, तो पहला अंतर बतलाएंगे कि मैस्लो बोलता है केवल, मैस्लो बोलता है कोई भी अपूर्ण आवश्यकता है प्रेरण के लिए उत्तरदायी, और हर्जबर्ग क्या बोलता है, केवल मोटिवेटर फैक्टर यानी उच्च स्तरीय आवश्यकता ही अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी। क्लियर है। नंबर 2, मैस्लो का जो आवश्यकता उसको आप सब जगह लागू कर सकते हो, लेकिन जो हर्जबर्ग का द्विघटकीय प्रतिमान है इसको सब जगह लागू नहीं कर सकते हो, इसको व्हाइट कलर और प्रोफेशनल कर्मचारी पर ही लागू कर सकते हो। तीसरा, मैस्लो का जो आवश्यकता सोपान है वह व्याख्यात्मक है, समझ रहे, वह केवल व्याख्या करता है, कोई सुझाव नहीं देता है। और हर्जबर्ग का द्विघटकीय प्रतिमान जो वो निर्देशात्मक है, वो बतलाता है कैसे और सुधारा जा सकता है। फिर चौथा जो होता है कि मैस्लो का आवश्यकता सोपान समान अभिप्रेरण से संबंधित है और ये हर जीवन के समाज के हर व्यक्ति पर लागू होता है। हर्जबर्ग का द्विघटकीय प्रतिमान कार्यात्मक अभिप्रेरण से संबंधित है और केवल संगठन के लोगों पर लागू होता है। समझ रहे हैं। फिर कह सकता है मैस्लो कहता है कि वित्तीय घटक वित्तीय पुरस्कार ही प्रेरित कर सकते हैं, हर्जबर्ग कहता है कि वित्तीय घटक अभिप्रेरित नहीं करते बल्कि कार्य से संबंधित घटक होते हैं वो अभिप्रेरित करते हैं। यानी मोटा मोटी समझ लो कि हर्जबर्ग मतलब जो है वह अभिप्रेरक को जिसमें ये जो है ना 2 वर्गों में बांट दिया, एक है जो पृष्ठभूमि बना रहा है और एक अभिप्रेरित कर रहा है। तो हाइजीन फैक्टर पृष्ठभूमि बनाता है और मोटिवेटर फैक्टर अभिप्रेरित करता है। मोटिवेटर कार्य का भाग है और वह उसमें प्रशंसा, उपलब्धि, चुनौती, समझ रहे हैं, विकास के अवसर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। आप इन सबको मैनेज करते जाइए, कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक लेवल तक उस बैकग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा और संतुष्टि को नियंत्रित रखना पड़ेगा।
नियंत्रित रखना, दूर करना पड़ेगा, तभी अभिप्रेरक काम करेगा। क्लियर है? तो एक 5 अंतर मैंने बतलाया। 5 अंतर में क्या क्या बतलाया कि एक मैस्लो कहता है कि कोई भी आवश्यकता जो अपूर्ण है वो अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी। हर्जबर्ग कहता है कि केवल उच्च स्तरीय आवश्यकता अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी। फिर दूसरा है हर्जबर्ग मैस्लो का प्रतिमान सभी प्रकार के कर्मचारी पर लागू हो सकता है, लेकिन हर्जबर्ग का प्रतिमान केवल व्हाइट कलर और प्रोफेशनल कर्मचारी पर लागू होता है। हर्जबर्ग का प्रतिमान व्याख्यात्मक है, तो हर्जबर्ग ने मैस्लो का प्रतिमान व्याख्यात्मक है और हर्जबर्ग का प्रतिमान निर्देशात्मक है। हर्जबर्ग का मैस्लो का प्रतिमान समान अभिप्रेरण से संबंधित है और केवल समाज के हर व्यक्ति पर लागू होता है, और हर्जबर्ग का प्रतिमान कार्यात्मक अभिप्रेरण से संबंधित है और केवल संगठन के कर्मचारी पर लागू होता है। और हर्जबर्ग मैस्लो कहता है कि वित्तीय पुरस्कार भी अभिप्रेरण करते हैं। हर्जबर्ग कहता है ना, वित्तीय पुरस्कार अभिप्रेरित नहीं करते, वह केवल असंतुष्टि को दूर करता है, पृष्ठभूमि निर्माण करता है। क्लियर है? तो आप देखते हो हर्जबर्ग का प्रतिमान थोड़ा ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिव है। यही कारण है कि सब संगठनों में अभिप्रेरण थोड़ा आसान भी है, क्योंकि इसमें 2 घटक की पहचान करना है और उसको बहुत बेहतर ढंग से लागू भी किया जा सकता है। सर अभिप्रेरण पर इन दोनों के अलावे और भी कई प्रतिमान डेवलप हुआ है, तो इस पर हम लोग थोड़ा और वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे एक प्रतिमान है जिसको समता प्रतिमान कहते हैं। समता प्रतिमान को अंग्रेजी में इक्विटी थ्योरी कहते हैं। कहते हैं ये डेवलप हुआ है स्टेसी एडम्स द्वारा 1965 में। समता सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है कि संगठन में जो कर्मचारी प्रयास करता है, समझ रहे हैं, जो प्रयास करता है, योगदान देता है, उसकी प्रवृत्ति क्या रहता है? संगठन द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार के साथ समानता करने की। यानी कर्मचारी उतना ही प्रयास करता है जितना कि संगठन से जो उसको मतलब कर रहे हैं, जो पुरस्कार मिला उसके बराबर हो, उससे ज्यादा नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो अगर मान लिया किसी परिस्थिति में प्रयास ज्यादा कर रहा है और पुरस्कार कम मिल रहा है तो वह संगठन छोड़ के भाग जाएगा, और यदि किसी परिस्थिति में पुरस्कार ज्यादा है और प्रयास कम हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास को कितना होना, प्रयास को क्या होना चाहिए? पुरस्कार के बराबर होना चाहिए। यह सिद्धांत का मेन थ्रस्ट यही है कि श्रमिकों के प्रयास या योगदान की प्रवृत्ति क्या रहता है? संगठन द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार के साथ समानता स्थापित करने का। दूसरा प्रतिमान है एक्स एंड वाई। यह डेवलप किया है मैकग्रेगर ने। एक्स एंड वाई ये 1960 में उनकी पुस्तक आई थी, और उस किताब का नाम था आपका बिहेवियर, क्या नाम था उसका? ये था ह्यूमन साइड ऑफ एन एंटरप्राइज। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज किताब का नाम था, और उसमें उन्होंने सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई डेवलप किया था। उनका मानना था कि श्रमिक के प्रति या श्रमिक के नियंत्रण के प्रति प्रबंध जो दृष्टिकोण रखता है, संगठन का स्वरूप वैसा ही आप रहता है। यदि आप श्रमिक को मानते हैं लायबिलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन भी लायबिलिटी टाइप का हो जाएगा, और श्रमिक को आप मानते हैं एसेट, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एसेट हो जाएगा। इस आधार पर उन्होंने श्रमिक को मतलब 2 सिद्धांत डेवलप किए, एक्स और वाई। एक शास्त्रीय चिंतन पर आधारित है, वाई व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है। एक्स में अभिप्रेरण को समझ रहे दंड और पुरस्कार से सीमित रखा गया, और वाई से उसको सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटक से जोड़कर देखा गया है। सिद्धांत एक्स मानता है कि आम व्यक्ति जो होता है ना, वो निस्तेज टाइप का होता है, निष्क्रिय टाइप का होता है। वह काम करना पसंद नहीं करता है, वह आराम करना पसंद करता है। सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे आम आदमी के लिए। और वैसे व्यक्ति को ना आप दंड का भय दिखलाओ या पुरस्कार का आकर्षण दिखलाकर प्रेरित कर सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर हो गया? समझ में आया? और वाई क्या कहता है? वाई कहता है कि व्यक्ति सकारात्मक होता है, व्यक्ति ऊर्जावान होता है, वह काम करना भी एंजॉय करने समान महसूस करता है, उसमें रचनात्मकता होती है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और वैसे व्यक्ति को सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटक से क्या कर सकते हो? अभिप्रेरित कर सकते हो। तो 2 तरह का अभिप्रेरण का प्रतिमान हुआ, एक्स और वाई। एक्स है जो दंड और पुरस्कार से बोल रहा है, और वाई जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक तरीका से बोल रहा है। एक में व्यक्ति को डरपोक और दब्बू माना गया है,
एक में व्यक्ति को सक्रिय और सजग माना गया है, एक में व्यक्ति के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण माना गया है, और एक में व्यक्ति के लिए रचनात्मकता सृजनात्मकता ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट रखो, फिर प्रत्याशा सिद्धांत, इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं। समझ रहे, ये थ्योरी डेवलप कब हुआ है? ये थ्योरी डेवलप हुआ है विक्टर ब्लूम द्वारा 1964 में। समझ रहे, इसमें कहा गया है एक्सपेक्टेंसी मतलब जिस पुरस्कार का मूल्य ज्यादा रहता है उसके लिए ही प्रेरण ज्यादा होता है, और जिस पुरस्कार का समाज में मूल्य कम होगा उसके लिए वही प्रेरण भी कम होगा। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम देख रहे हो, बीपीएससी है, एसएससी है, सिपाही लेवल है, दरोगा लेवल है, बहुत सारे एग्जाम बिहार में होता है, आईएएस है, लेकिन आप सब एग्जाम के लिए समान रूप से प्रेरित नहीं हो। जिसका समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा उसके लिए प्रेरण ज्यादा है। आईएएस के लिए समाज में प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका प्रेरण भी बहुत ज्यादा है, और लोअर लेवल कर्मचारी का समाज में प्रतिष्ठा कम है, हमारा मूल्य कम है, महत्व कम है, उसके लिए प्रेरण भी कम है। तो इस सिद्धांत में इसी चीज पर वर्कआउट किया गया। प्रेरण निर्भर करता है किस में? पुरस्कार के मूल्य पर। पुरस्कार जितना ज्यादा अभिप्रेरण उतना ज्यादा, और पुरस्कार जितना कम अभिप्रेरण उतना ही कम होता है। इसके लिए उन्होंने एक गणितीय सूत्र विकसित किया और बतलाया यही प्रेरण जो होता है वह प्रत्याशित निष्पादन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, फिर वास्तविक निर्गत एक्चुअल आउटकम, और फिर पुरस्कार के मूल्य, इन तीनों पर निर्भर कर, तीनों मल्टीप्लाई के साइन पर जुड़ा हुआ है। यानी प्रत्याशित निष्पादन गुना वास्तविक निर्गत गुना अभिप्रेरण का मूल्य। तो ये दोनों घटक तो लगभग फिक्स है, लेकिन पुरस्कार का मूल्य जो रहता है वो बदलते रहता है। अगर पुरस्कार का मूल्य ज्यादा होगा अभिप्रेरण ज्यादा होगा, पुरस्कार का मूल्य कम होगा अभिप्रेरण कम होगा। क्लियर है? फिर आप देखो उपलब्धि सिद्धांत आया। उपलब्धि सिद्धांत मैस्लो के आवश्यकता सोपान से ही ताल्लुकात रखता है। यह 1954 में डेवलप हुआ है डेविड मैकलैंड द्वारा। इसमें 5 आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया, इसमें 3 आवश्यकता पर विचार किया गया है। समझ रहे हैं? पहला है संबद्धता की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। दूसरा शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर। और तीसरा उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट। और माना गया है कि आवश्यकताएं सोपान में काम नहीं करती है बल्कि साथ साथ काम करती है। एक समय ये तीनों एक साथ काम कर सकती है, या तीनों में से कोई भी एक दो कुछ भी कर सकता है। तो ये आवश्यकता मैस्लो की आवश्यकता सोपान का थोड़ा बेहतर रूप है, थोड़ा परमार्जित रूप है। इसमें 5 आवश्यकता के बजाय 3 आवश्यकता पर विचार किया गया है और बतलाया गया है कि आवश्यकता का क्रम अवरोही और अवरोही दोनों हो सकता है, और एक व्यक्ति एक आवश्यकता, एक से अधिक आवश्यकता या सभी आवश्यकता से एक ही दफा अभिप्रेरित हो सकता है। क्लियर? और फिर देखो नेक्स्ट ERG प्रतिमान, ये एल्डरफर द्वारा डेवलप हुआ। ये भी उसी जैसा प्रतिमान है, 1972 में डेवलप हुआ। इसमें भी 3 आवश्यकता, ई का मतलब होता है एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व की आवश्यकता। दूसरा हुआ आर मतलब रिलेटेडनेस यानी संबद्धता की आवश्यकता, और जी का मतलब हुआ ग्रोथ यानी विकास की आवश्यकता। मनुष्य के 3 आवश्यकता हुआ, अस्तित्व की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता और विकास की आवश्यकता। ये भी मैस्लो की आवश्यकता सोपान के 5 की जगह 3 आवश्यकता पर विचार किया है। और ये भी माना है कि एक समय एक से अधिक एक आवश्यकता, एकाधिक आवश्यकता या सभी आवश्यकता ही प्रेरण के उत्तरदायी होगा, और आवश्यकता का क्रम आरोही और अवरोही दोनों होगा। क्लियर है? ERG और उपलब्धि सिद्धांत एक ही जैसा सिद्धांत है, केवल स्वरूप दोनों का अलग अलग। अब सिद्धांत जेड, यह विलियम ऑची और अल्फ्रेड जॉगर द्वारा विकसित हुआ है। विलियम ऑची और अल्फ्रेड जॉगर द्वारा। इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्रेरण का जो स्तर होता है वह संलग्नता पर निर्भर करता है। कर्मचारी कितना संलग्न है उस हिसाब से ही प्रेरण है। ज्यादा संलग्नता ज्यादा ही प्रेरण, कम संलग्नता कम अभिप्रेरण। मीन्स मोर इन्वॉल्वमेंट मोर मोटिवेशन, लेस इन्वॉल्वमेंट लेस मोटिवेशन। इसमें भी गणितीय सूत्र विकसित किया गया और बतलाया गया है, नहीं इसमें बतलाया गया कि जो आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वह किस चीज पर निर्भर करता है, आपका संलग्नता किस बात पर निर्भर करता है कि संगठन के प्रति आप कितने आत्मीय हैं, संगठन पर आपका कितना विश्वास है,
और संगठन के बारे में कितना आपका मर्म ज्ञान है। इंटीमेसी, फेथ एंड सब्टिलिटी, इन तीनों चीज पर निर्भर करता है। मतलब फेथ, इंटीमेसी और सब्टिलिटी पर क्या निर्भर करता है, बनता है इन्वॉल्वमेंट बनता है, और इन्वॉल्वमेंट से क्या बनता है, अभिप्रेरण बनता है, मोटिवेशन बनता है। यानी मोर इन्वॉल्वमेंट, मोर मोटिवेशन। फिर क्या सकते, मोर फेथ, मोर इंटीमेसी, मोर सब्टिलिटी, मोर इन्वॉल्वमेंट, एंड मोर इन्वॉल्वमेंट, मोर मोटिवेशन। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो अगर आप चाहते हो कोई संगठन में कर्मचारी प्रेरित रहे तो उसको इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व कब करोगे, जब उसको इंटीमेटली जोड़ोगे, या इंटीमेसी डेवलप करोगे, उसका फेथ डेवलप करोगे, और फिर उसको मर्म ज्ञान, जो उसका बारीक ज्ञान उसको दोगे, तभी वो समझ में आएगा। और सब पता है कि नहीं होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैनेजमेंट अमेरिका में डेवलप हुआ, ये जापान का, जापान में ये डेवलप किया सिद्धांत जेड। तो सिद्धांत एक्स, सिद्धांत वाई और सिद्धांत जेड, 3 प्रकार का सिद्धांत। प्रेरण बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको पता है, ये सीधा सीधे लोगों के व्यवहार को सक्रिय बनाने, ऊर्जावान बनाने से ताल्लुकात रखता है। कोई भी चीज जैसे होता है ना, जैसे विद्युत प्रवाह का कोई भी इलेक्ट्रिक संयंत्र काम नहीं करेगा, उसी प्रकार प्रबंधन का कोई भी संयंत्र वगैरह ही प्रेरण का काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेतृत्व, उसके बाद आप चाहते हो संचार, निर्णय, प्रत्योजन, समन्वय सब सक्रिय बने, तो आपको ऊर्जा के रूप में अभिप्रेरण का संचार करना पड़ेगा। अभिप्रेरण आएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। अभिप्रेरण नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों अर्थव्यवस्था तो डिवेस्ट कर गया बड़े पैमाने, तो पिछले 20,000 करोड़ रुपया का 20,000 लाख करोड़ रुपया का, जो 20 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट सरकार ने लाया, प्रेरण के रूप में काम करना शुरू कर रहा है, समझ रहे हैं। और फिर अर्थव्यवस्था जो बंद पड़ गया था, सुस्त पड़ गया था, अब धीरे धीरे चार्ज हो रहा, गति पकड़ रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रेरण आप आगे बढ़ नहीं सकते। प्रेरण ऊर्जा है, ईंधन है, वह आपको ताकत प्रदान करता है, ठीक है, और उसी पर आप आगे निष्पादन करते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट कि प्रेरण में का इम्पोर्टेंस संगठन में हमेशा रहा और आगे भी रहेगा। इसको सोचने का तरीका, उसका व्याख्या करने का तरीका, इसका उपागम, सिद्धांत, दृष्टिकोण समय अंतराल पर बदलते रहे। और आज जो है सिद्धांत जेड का युग है, और हम कर्मचारियों को पूरी तरह इन्वॉल्व करने में विश्वास में, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, एक सिद्धांत वही न कि कर्मचारी विकास, लोग देश से जितने संलग्न होंगे, प्रेरण उसका जितना ज्यादा होगा, और फिर देश का निष्पादन उतना ही ज्यादा होगा। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं सब लोग आज बड़ा अच्छा। अगर आप लॉन्ग रन में खेलना चाहते हो तो सिद्धांत वाई पर काम करो लॉन्ग रन में, ठीक है। सो दिस इज बेसिक बात, ठीक है। देन तो हमने एक टॉपिक कराया, आप एक क्वेश्चन करके लाना, प्रेरण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, और मैस्लो और हर्ज़बर्ग का सिद्धांत इसमें किस प्रकार, मैस्लो और हर्ज़बर्ग के सिद्धांत का क्या योगदान है, उसको लिखना और मेरे को पोस्ट करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।